क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि हम इंसान या हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधे और जानवर जो सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, महसूस करते हैं, वो असल में पूरी तरह से बेजान रसायनों यानी नॉन लिविंग केमिकल्स से बने हैं? जी हाँ, एक तरफ एकदम बेजान अणु हैं और दूसरी तरफ ये धड़कता हुआ जीवन। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? और इन दोनों के बीच का जो पुल है वो ही हैं हमारे बायोमॉलिक्यूल्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कोशिकाओं के अंदर चल रहे इसी जादुई और छुपे हुए रसायन विज्ञान को बहुत ही बारीकी से डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम इस पूरी सेल्यूलर फैक्ट्री को 6 बहुत ही आसान हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला है सेल्यूलर कॉम्पोजिशन, फिर कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, उसके बाद लिपिड्स की संरचना, प्रोटीन्स की फोल्डिंग, डीएनए का ब्लूप्रिंट और आखिर में एंजाइम्स का मैकेनिज्म। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, सेल्यूलर कॉम्पोजिशन यानी जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब सवाल यह है कि आखिर इन कोशिकाओं के अंदर भरा क्या है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका निकाला। उन्होंने एक लिविंग टिश्यू लिया, जैसे कि गाजर या लिवर का कोई टुकड़ा, और उसे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ पीसकर एक गाढ़ी चटनी जैसी स्लरी बना दी। फिर जब इसे छाना गया तो जो छोटे अणु थे वो एसिड में घुलकर नीचे छन गए और जो बड़े अणु थे वो ऊपर ही रह गए। बस इसी तरह से सेल का पूरा रासायनिक खजाना दुनिया के सामने आ गया। अब जरा मानव शरीर के इस एलिमेंटल कॉम्पोजिशन पर ध्यान दीजिए। हमारी बॉडी का लगभग 65% हिस्सा तो सिर्फ ऑक्सीजन है। इसके बाद 18.5% कार्बन, 3.3% नाइट्रोजन और बाकी का हिस्सा कैल्शियम और हाइड्रोजन जैसी चीजों से बना है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो तत्व एक एकदम निर्जीव मिट्टी में पाए जाते हैं, बिल्कुल वही तत्व एक इंसान के शरीर को भी बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका अनुपात पूरी तरह से अलग होता है। मतलब वो कहावत है ना कि मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाना है, ये बात मॉलिक्यूलर लेवल पर बिल्कुल सच साबित होती है। खैर, शरीर तो बन गया, लेकिन अब इस मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा भी तो चाहिए। तो आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, क्लासिफाइंग कार्बोहाइड्रेट्स यानी सेल्यूलर एनर्जी। यहाँ का रासायनिक गणित एकदम सीधा और साफ है। कार्बोहाइड्रेट्स असल में हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। मतलब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, और वो भी 1:2:1 के एक बहुत ही सख्त अनुपात में। ये सिंपल सा रेशियो उस हर तरह की शुगर का एकदम बुनियादी आधार है जो इस पूरी पृथ्वी पर जैविक जीवन को एनर्जी देती है। इसे एक बिल्डिंग बनते हुए देखने की तरह समझिए। जटिलता के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं मोनोसैकेराइड्स, जो सबसे सिंपल सिंगल शुगर्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज। ये आपकी बुनियादी ईंटें हो गईं। फिर जब 2 मोनोसैकेराइड्स एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ते हैं तो वो डाइसैकेराइड्स बनाते हैं, जैसे कि सुक्रोज। और अंत में जब ऐसे अनगिनत अणु जुड़कर एक बहुत ही विशाल चेन बना लेते हैं तो उसे पॉलीसैकेराइड्स कहा जाता है, जैसे कि पौधों में पाए जाने वाला स्टार्च या सेल्यूलोज। है ना, बिल्कुल छोटी ईंटों से एक विशाल दीवार बनाने जैसा। एनर्जी के बाद अब बात करते हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो सेल्स के चारों तरफ एक सुरक्षित दीवार बनाते हैं और हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। तो अपना तीसरा सेक्शन है द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स यानी बायोलॉजिकल बैरियर्स। ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के बदल जाने से किसी भी चीज़ का पूरा भौतिक रूप ही बदल जाता है। लिपिड्स मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स में कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। इनकी चेन बिल्कुल सीधी होती है। इस वजह से आपस में बहुत टाइटली पैक हो जाते हैं और रूम टेम्परेचर पर एकदम सॉलिड ब्लॉक की तरह रहते हैं, जैसे कि मक्खन। दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड फैट्स में डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं, जिससे इनकी चेन बीच बीच में मुड़ जाती है। अब मुड़ने के कारण ये टाइट पैक नहीं हो पाते और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड ही रहते हैं, जैसे कि आपका कुकिंग ऑयल। लेकिन लिपिड्स के साथ एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट जुड़ा हुआ है। आपको याद है, शुरुआत में हमने सेल्स को पीस कर एसिड में छाना था। लिपिड्स का जो वजन है वो 800 डाल्टन से भी कम होता है। तो नियम के हिसाब से तो इन्हें छनकर तुरंत नीचे आ जाना चाहिए था। लेकिन दिक्कत यह है कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी इन्हें पानी से सख्त नफरत होती है। इसलिए जैसे ही ये एसिड वाले पानी में जाते हैं, ये उससे बचने के लिए एक साथ जुड़कर बड़े बड़े बुलबुले बना लेते हैं और उन मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ छन्नी के ऊपर ही अटके रह जाते हैं। चलिए अब चौथे और सबसे डायनामिक सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, फोल्डिंग प्रोटीन्स यानी द फंक्शनल मशीनरी। प्रोटीन्स ही वो असल मशीनरी हैं जो जीवन का हर छोटा बड़ा काम संभालते हैं। ये पूरी मशीनरी जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनती है, उन्हें हम अमीनो एसिड्स कहते हैं। और इन अमीनो एसिड्स के पास एक तरह की जादुई शक्ति होती है, जिसे ज़्विट्रॉन कहा जाता है।
होता यह है कि जैसे ही कोई अमीनो एसिड पानी वाले वातावरण में पहुंचता है, वो अपना रूप बदल लेता है और एक ही समय पर अपने ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज ले लेता है। जरा सोचिए, एक ही मॉलिक्यूल पर एक साथ दो बिल्कुल विपरीत चार्ज का होना इसे सच में बहुत ही अनोखा बना देता है। आइए अब देखते हैं कि ये प्रोटीन्स आकार कैसे लेते हैं। जब कई अमीनो एसिड्स एक सीधी लाइन में जुड़ते हैं तो वो एक सीधा धागा बनाते हैं, जिसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर यही धागा या तो पुराने टेलीफोन के तार की तरह गोल गोल घूम जाता है, जिसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं, या फिर सीढ़ियों की तरह फोल्ड हो जाता है, जिसे बीटा प्लीटेड शीट कहते हैं। ये हुआ इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली काम तब शुरू होता है जब ये पूरी की पूरी चेन खुद पर ही बुरी तरह उलझकर एक खोखली 3D गेंद जैसी बन जाती है। ये है इसका टर्शरी स्ट्रक्चर। और फाइनली जब ऐसी कई 3D चेन्स एक साथ आपस में मिल जाती हैं, तब बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन है। अब इन प्रोटीन्स को ये कौन बताता है कि उन्हें कैसे मुड़ना है और बॉडी में क्या काम करना है? इसका जवाब छुपा है हमारे 5वें सेक्शन में, डीएनए का ब्लूप्रिंट, यानी द इंफॉर्मेशन वॉल्ट। डीएनए असल में हमारी कोशिकाओं का मास्टरमाइंड है, एक ऐसा सुरक्षित वॉल्ट जिसमें जीवन की सारी जेनेटिक जानकारी लॉक करके रखी गई है। डीएनए एक बहुत ही लंबी चेन है, जिसकी हर एक कड़ी को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। हर न्यूक्लियोटाइड 3 जरूरी पहेली के टुकड़ों से मिलकर बनता है। पहला एक फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा एक पेंटोस शुगर और तीसरा एक नाइट्रोजनस बेस। जब ये तीनों हिस्से आपस में जुड़ते हैं, तब जाके डीएनए की एक सिंगल ईंट तैयार होती है। साल 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का जो 3D मॉडल दुनिया के सामने पेश किया, वो सच में अचरज में डालने वाला था। डीएनए कोई सीधी सादी सीढ़ी नहीं है, बल्कि ये एक घूमी हुई सीढ़ी है, जिसे राइट हैंडेड डबल हेलिक्स कहते हैं। इसमें 2 चेन्स एंटी पैरेलल, यानी एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत दिशा में चलती हैं। इसके हर एक घुमाव की ऊंचाई ठीक 3.4 नैनोमीटर होती है और इस पूरी सीढ़ी की कुल चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इस सीढ़ी के बाहर का जो ढांचा है वो शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस डीएनए सीढ़ी के जो डंडे हैं वो नाइट्रोजनस बेस से बने होते हैं, और यहाँ बेस पेयरिंग के बहुत ही सख्त नियम लागू होते हैं। एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ ही जुड़ेगा और उनके बीच फिक्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। वहीं दूसरी तरफ गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा और उनके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ये जो फिक्स पेयरिंग है ना, यही वो चीज है जो डीएनए को इतनी बेजोड़ स्थिरता और मजबूती देती है। डीएनए ने ब्लूप्रिंट दे दिया, प्रोटीन भी बन गए, लेकिन हमारे शरीर में हर सेकंड लाखों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। उन्हें कौन संभालता है? चलिए बात करते हैं अपने आखिरी सेक्शन में एंजाइम्स का मैकेनिज्म, यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। एंजाइम्स वो बायोलॉजिकल वर्कर्स हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म की पूरी प्रक्रिया को सुपरफास्ट स्पीड से चलाते हैं। अब एंजाइम्स के बारे में एक आम नियम है कि लगभग सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन बायोलॉजी में तो हमेशा कोई ना कोई दिलचस्प अपवाद होता ही है। राइबोजाइम्स एक बहुत ही रेयर उदाहरण है। ये असल में न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो बिल्कुल किसी एंजाइम की तरह कैटलिस्ट का काम करते हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि प्रकृति के पास हमेशा कोई ना कोई नया तरीका होता ही है। ये एंजाइम्स काम कैसे करते हैं, इसे समझने के लिए हम लॉक एंड की मॉडल का सहारा ले सकते हैं। जैसे हर ताले की एक खास चाबी होती है, बिल्कुल वैसे ही हर एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है, जिसमें उसका सबस्ट्रेट एकदम सटीक तरीके से फिट हो जाता है। अब जरा इस प्रोसेस की स्पीड को देखिए। 0 मिलीसेकंड्स पर सबस्ट्रेट एंजाइम में फिट होता है। 1 मिलीसेकंड पर एक अनस्टेबल सा कॉम्प्लेक्स बनता है। 2 मिलीसेकंड में मॉलिक्यूल के पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए जुड़ते हैं, और सिर्फ 3 मिलीसेकंड में नया प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। और मजे की बात यह है कि रिएक्शन के बाद एंजाइम बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है, अगले सबस्ट्रेट को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। लेकिन एक सवाल उठता है कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन को इतना तेज कैसे कर देते हैं? देखिए, किसी भी रिएक्शन को शुरू होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के एक बहुत ऊंचे पहाड़ को पार करना पड़ता है। बिना एंजाइम के ये पहाड़ बहुत ऊंचा होता है। लेकिन एंजाइम क्या करता है? वो उस पहाड़ के बीच से सीधे एक टनल या सुरंग खोद देता है। इससे रिएक्शन को शुरू करने के लिए लगने वाली एनर्जी काफी कम हो जाती है और प्रोसेस बहुत तेजी से पूरा हो जाता है। और ये स्पीड कितनी ज्यादा हो सकती है? जरा इस स्क्रीन पर लिखे नंबर पर ध्यान दीजिए। 1 करोड़ गुना। हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अगर ये एंजाइम ना हो तो 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं,
लेकिन जब ये एंजाइम अपना काम शुरू करता है तो हर एक सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनने लगते हैं। जी हाँ, 10 मिलियन गुना की तेजी। ये स्पीड सचमुच में दिमाग घुमा देने वाली है। हमारे शरीर में इन सारे बायोमॉलिक्यूल्स के लगातार टूटने और नए बनने की इस पूरी प्रक्रिया को ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कहा जाता है कि मेटाबॉलिज्म और जीवित अवस्था एक दूसरे के पर्याय हैं और एक के बिना दूसरा मौजूद नहीं हो सकता। हमारे अंदर चल रहा मॉलिक्यूल्स का ये लगातार बदलाव ही उस नॉन इक्विलिब्रियम अवस्था को बनाए रखता है, जो हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर हम इंसान और बाकी सभी जीवित जीव असल में सिर्फ बेजान परमाणु और रसायनों का एक बहुत ही सुव्यवस्थित कलेक्शन मात्र हैं, तो फिर जीवन की वो चिंगारी असल में कहाँ से शुरू होती है? केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ये जादुई संगम सच में हैरान कर देने वाला है। उम्मीद है कि इस चर्चा से बायोमॉलिक्यूल्स की ये अनोखी दुनिया आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये सवाल सच में विचार करने लायक है। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। Thank you so much for visiting my YouTube channel and my unofficial biology on Facebook page. Thank you.